हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गायत्री क्लासेस। मैं हूं अमित पारिक। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के पार्ट 4 की, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। विलियम हेनरी, देखिए स्टूडेंट्स, विलियम हेनरी जो है 1803 गिव्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ वेरियस गैसेस। सबसे पहले जो विलियम जो हेनरी थे, इन्होंने 1803 के अंदर क्या किया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर दिया था। क्या दिया था? प्रेशर का इफेक्ट इन्होंने दिया था, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो गैसेस जो होती है उसकी सोल्युबिलिटी पर इस प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या है कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली proportional to partial pressure created by gas in equilibrium at the surface of solvent। तो क्या कहते हैं हेनरी? ये कहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर, हम लोगों ने इन्होंने कोई सा भी कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया हो, चाहे 30 डिग्री टेम्परेचर लिया हो, चाहे 40 डिग्री टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर लिया हो, मतलब एक पर्टिकुलर इन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया था। उस टेम्परेचर पे द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम, तो वो जो गैस का जो वॉल्यूम जो है वो किसी यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, आपके डिजोल्व होता है। वो ही किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो गैस ने, या वो गैस थी जिसने क्या किया था, जो प्रेशर क्रिएट किया था, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आगे देखिए, तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है, तो बच्चों देखो कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर अपने एक कांस्टेंट बैठता है। ठीक है, तो एम इक्वल टू के एच पी। ठीक है, अब जो के जो है यहाँ पर वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, एम क्या है, अमाउंट ऑफ गैस है। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, या फिर मैं कह दूँ कि अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। जो पी क्या है यहाँ पे, कि किसी गैस द्वारा जो क्रिएट किया गया प्रेशर जो है वो यहाँ पे क्या है, पी है। तो अमाउंट ऑफ गैस की क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो प्रेशर जो है किसी गैस का, वो आपके पी दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है कि जिस तरीके से ये ग्राफ मैंने आपके यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अब ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है तो क्या होगा बच्चों कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि जो किसी गैस की जो सोल्युबिलिटी जो है वो किसी लिक्विड में क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, वो बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी, कितने टाइम तक बढ़ेगी, वो एक फिक्स टाइम होता है। ठीक है, एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट के बाद में हम कितना भी प्रेशर क्या करें, इंक्रीज़ करें, तो वो इंक्रीज़ करने के बाद में वो उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। और ये जो पीक पॉइंट आएगा ऊपर वाला, क्या आएगा, ये पीक पॉइंट आएगा जिस पर ये इस तरीके से घूमेगा, और ये पॉइंट जो इसका आएगा, यही क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। जहाँ पर आपके किसी गैस पर प्रेशर लगाओगे और प्रेशर लगाने से उसकी जो सोल्युबिलिटी जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही इक्विलिब्रियम पोजीशन बच्चों कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है व्हेन मोर देन वन गैस इज इन कंटेन विथ द solvent the amount of solubility of gas is directly proportional to its partial pressure। तो क्या होती है बच्चों, एक से ज़्यादा जो गैसेस होती है वो क्या होती है, with the solvent is amount of solubility of gas is directly proportional to its partial pressure। वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उनके पार्शियल प्रेशर की ही वो क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या होता है कि जो x जो है वो क्या है आपकी, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K1P1। किसके प्रोपोर्शनल है, K1 P1 के वो प्रोपोर्शनल है। जो क्या नाम से, अब देखो बच्चों यहाँ पे K1 P1 क्या है, ये पार्शियल प्रेशर की मैंने बात की थी, P1 P2 P3 P4। ठीक है, ये सभी क्या है, पार्शियल प्रेशर होंगे। और जो टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपके टोटल प्रेशर जो क्या है, P जो है वो हमेशा इक्वल होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि सभी पार्शियल प्रेशर को जब आप लोग क्या करोगे, इसका सम करोगे, और सम करने के बाद में जो आएगा वो टोटल प्रेशर आपका यहाँ पर आएगा। तो आगे देखिए, तो K इक्वल टू यहाँ पर क्या है कि जो K1 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1/K1 भी हम इससे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1/K1 भी हम इससे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, X अपॉन K1।
क्या हो जाएगा x/K1। तो P इक्वल टू हम इसे P इक्वल टू KX भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर। देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो देखो बच्चों क्या है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में बीकर है, इस बीकर में हमारे पास कोई सॉल्यूशन इसके अंदर फिल है, ठीक है, और इसके ऊपर से कोई प्रेशर लग रहा है P। क्या लग रहा है? इसके प्रेशर का लग रहा है P जो है वो प्रेशर लग रहा है। अब प्रेशर लगने के बाद में जो गैस के पार्टिकल्स थे जितना उन्हें डिजोल्व होना था वो डिजोल्व हो चुके, और इसका टेम्परेचर क्या है T जो है वो क्या है आपके कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, जब प्रेशराइज कर रहे हैं इसको, तो प्रेशराइज क्या है, मैंने कहा था कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है, जब तक वो प्रेशराइज होगा उसके बाद में डिजोल्व जो गैसेस होगी किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या हो जाएगी, डिजोल्व होना हमेशा बंद हो जाती है। तो क्या होगा, एक लिमिट टाइम तक प्रेशर इस पर लगेगा, उसके बाद में कांस्टेंट टेम्परेचर जो है उसके ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है उसके ऊपर उसका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी सोल्युबिलिटी के ऊपर किसी भी प्रेशर का कोई इफेक्ट फिर नहीं पड़ता। कब नहीं पड़ता? जब आपके टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तब। नेक्स्ट चलते हैं, एट ए टेम्परेचर T द वॉल्यूम ऑफ ए गैस mg, किसी टेम्परेचर T पर कोई वॉल्यूम ऑफ ए गैस का वॉल्यूम कितना है, mg है, 1 मिलीग्राम है, हैविंग मोलर मास m, वॉल्यूम v, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर P, द गैस इज सोल्यूबल इन ए डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, देन आइडियल गैस इक्वेशन इज। तो आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो हम इससे n की जो वैल्यू है, सबसे पहले हम इसमें n की वैल्यू रखेंगे, तो हम जानते हैं n की वैल्यू जो है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, तब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, PV इक्वल टू M मल्टीप्लाई RT अपॉन कैपिटल M, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम यदि हमें इसका निकालना है तो P को क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे लेके जाएंगे। अब P को जब हम नीचे लेके जाएंगे तो P की जो V की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, V इक्वल टू M मल्टीप्लाई RT अपॉन P मल्टीप्लाई M, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ की जो लिमिटेशन थी वो क्या है। पहली जो लिमिटेशन यहाँ पे है, प्रेशर इज़ नॉट वेरी हाई, प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। दूसरी लिमिटेशन है, टेम्परेचर इज़ नॉट वेरी लो, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। गैस शुड नॉट बी रिएक्टेड विथ सॉल्वेंट केमिकली, किसी भी सॉल्वेंट से जो गैसेस जो है केमिकली क्या करनी चाहिए, रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी एसोसिएटेड, ये कभी एसोसिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द सोलिबिलिटी ऑफ द गैसेस इज लोअर दैट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। द सोलिबिलिटी ऑफ द गैसेस इज लोअर दैट ऑफ द सॉलिड, सॉलिड से कम सोल्यूबल आपकी क्या होनी चाहिए, गैसेस होनी चाहिए। द गैस शुड नॉट बी आयोनाइज, गैस इसके अंदर कभी आयोनाइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम वेपर प्रेशर की, क्योंकि हम जानते हैं कि वेपर भी क्या डालती है, एक प्रेशर डालती है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक प्रेशर कुकर है, ठीक है, प्रेशर कुकर के ऊपर ये सीटी है। जब हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर को जो आपका फील्ड होता है, या हम सब्जी बनाते हुए रहते हैं, ठीक है, जब इसे एनर्जी मिलती है तो इसके अंदर क्या क्या क्रिएट होती है, वेपर क्रिएट होती है। और वेपर क्रिएट होने के बाद में क्या होता है, एक जब ज़्यादा वेपर क्रिएट होगी तो क्या होगा, सीटी बजती है, इसके अंदर क्या बजती है, सीटी बजती है। और वो किसके सीटी किस कारण से बजती है, वो सीटी इसलिए बजती है क्योंकि उसके अंदर जो वेपर बनी थी, वाटर वेपर जो बनी थी, उसका प्रेशर उसके ऊपर लग रहा था, और उस प्रेशर के कारण ही क्या हुआ, वो सीटी की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो यही वेपर प्रेशर कहलाता है। जिस तरीके से आप लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा 11th क्लास में, कि ये मैंने एक क्या नाम से बॉक्स है मेरे पास में, बिल्कुल कांच का पैक बॉक्स है, ठीक है। इस पैक बॉक्स में मैं मान लेता हूँ यू साइज़ की मैं एक इसके अंदर क्या लगा देता हूँ, ट्यूब लगा देता हूँ, ठीक। और इसके अंदर मैं क्या भर देता हूँ, पारा भर देता हूँ, ठीक है। मैंने भर दिया, फिल कर दिया, ठीक है, मरकरी, ठीक है, फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद में ये जो इसका लेवल जो था पहले स्टार्टिंग पॉइंट में, लेवल ये है, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पेट्री डिश रखी है, ठीक है। इस पेट्री डिश में क्या थी, वाटर फिल्ड है,
ठीक है। अब क्या होगा, ये वाटर जो है एनवायरनमेंट से या इसके अंदर से क्या गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। और एनर्जी गेन करने के बाद में यहाँ से जो इसका वाटर जो है वो वेपराइज होना स्टार्ट होगा। अब वेपराइज होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, ये वेपर जो है पूरे इस बॉक्स के अंदर फैलेगी। और बॉक्स के अंदर फैलने के बाद में ये जो है यहाँ इधर जो आपके यू शेप की जो आपकी ये नली है ये लगी हुई है, ठीक है, इसके अंदर भी जाएगा। इसके अंदर जाकर के यहाँ से इसको क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा। और जो ये इसका जो लेवल जो है मरकरी का जो लेवल है ये लेवल भी क्या होगा, ऊपर उठेगा। इसी से हमें पता चलता है कि जो आपका जो वेपर जो होते हैं वो भी क्या डालता है, प्रेशर डालता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखो, द प्रेशर प्रोवाइड एट सरफेस of liquid by molecules of vapor in equilibrium at certain temperature is called vapor pressure। देखो बच्चों क्या होता है, the pressure produced एट सरफेस ऑफ लिक्विड, जो कोई प्रेशर जो होगा किसी लिक्विड पर, लिक्विड के सरफेस पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर्स, वेपर्स के मॉलिक्यूल द्वारा वो क्या होता है, क्रिएट होता है इन इक्विलिब्रियम एट ए सर्टेन टेम्परेचर, किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये पॉसिबल होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा बच्चों, ये ध्यान रखना कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेपराइजेशन जो होता है वो कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है। मतलब जितना वेपराइजेशन होगा उतना ही उसका क्या होगा, कंडेंसेशन भी होता है, उसका कंडेंसेशन होगा। इसका भी मैं एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जिस तरीके से आपके एक बेल जार होता है, ठीक है, इस बेल जार में मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके बीकर रखा जिसके अंदर क्या है आपका वाटर फील्ड है, ठीक है, वाटर फील्ड है। और इसके ऊपर मैंने एक ढक्कन रख दिया है, उससे ढक दिया, ठीक है, ढक्कन रख दिया। अब इसके बाद में क्या होगा कि क्या नाम से, जब आपका ये जो वाटर जो है एनवायरनमेंट से आपके क्या गेन करेगा, एनर्जी गेन करता है, ठीक है। एनर्जी गेन करेगा तो ये जो वाटर जो है इसकी जो वाटर ड्रॉप्स जो होगी वो इसके ऊपर आपकी क्या होगी, लगेगी, ठीक है। अब वाटर ड्रॉप जब इसके ऊपर लगेगी तो प्रेशर, एक तरीके से ये प्रेशर इसके ऊपर बनाएगी, ठीक है, प्रेशर पी बनाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे वापस ये जो वाटर जो है, ये वेपर्स जो है वापस किस में कन्वर्ट होगी, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी आपके, ठीक है। वापस ये आपके वाटर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब वाटर के अंदर कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। तो जितना वाटर वेपराइज होगा उतना ही वाटर का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वेपराइजेशन कंडेंसेशन के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितना वेपराइजेशन होगा उतना ही क्या होगा, कंडेंसेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कि लिक्विड सॉल्यूशन का कोई जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, राउल्ट्स लॉ से ये बताया जाएगा। राउल्ट्स लॉ जो है बच्चों यहाँ पर देखिए, राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ किसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपके वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए आपके राउल्ट्स लॉ यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है। क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ इन ए सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब राउल्ट्स लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग जो कोई सॉल्यूट जो है ये क्या है, आपके वोलेटाइल है। सॉल्यूट क्या है, वोलेटाइल है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा कि जो पार्शियल प्रेशर जो होगा उस कंपोनेंट के किसके, उस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है द सॉल्यूशन हैज टू वोलेटाइल कंपोनेंट, जो कोई सॉल्यूशन जो है वो दो वोलेटाइल कंपोनेंट रखता है, एक तो ए कंपोनेंट रखता है, ठीक है, और एक बी कंपोनेंट वो रखता है, ठीक है। देयर पार्शियल प्रेशर इज इन दी सॉल्यूशन आर, उनका पार्शियल जो प्रेशर है सॉल्यूशन में क्या है, पी ए और पी बी रेस्पेक्टिवली। देयर मोल फ्रैक्शन आर, इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स ए और एक्स बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक्स क्या है आपके एम एफ, ठीक है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक, और वाई क्या है आपके कोई, ये भी मोल फ्रैक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। ये जो एक्स जो था मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है बच्चों आपके, और वाई जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ आपके क्या है, वेपर है। दोबारा से सुन लेगा, सॉल्यूशन है, जो कोई सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है जो क्या है कि दो वोलेटाइल कंपोनेंट आपके दिए हुए हैं ए और बी, इनका पार्शियल जो प्रेशर होगा वो क्या है,
पी ए और पी बी होगा, ठीक है। देयर मोल फ्रैक्शन, जो इनके मोल फ्रैक्शन हो गए एक्स ए और एक्स बी होगा, ठीक है। और एक्स ए जो है, एक्स जो है यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, ठीक है। और वाई जो है आपके यहाँ पर वो क्या है, आपके वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो पी ए जो है, जो पार्शियल प्रेशर जो है ए, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। तो पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनती है आपके। सेकंड आती है बी के लिए, ये तो हो गई आपके ए के लिए। अब बी के लिए आपकी आती है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल उठाओगे तो इनका पार्शियल प्रेशर लगेगा पी नोट, ठीक है। पी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, तो ये इक्वेशन नंबर आपके 2 सेकंड हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, पी नोट ए एंड पी नोट बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन दी प्योर सॉल्यूशन। तो पी नोट ए जो है और पी नोट बी जो है, ये क्या है, ये आपके वेपर प्रेशर है, किनका, सोल्यूट और सोलवेंट का, ठीक है। आगे देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो टोटल कितना होता है, हमेशा ध्यान रखना बेटा बच्चों कि पी ए प्लस पी बी होता है। कितना होता है, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि पी ए और पी बी की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, तो वो वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। तो पी ए की वैल्यू कितनी थी, पी नोट ए एक्स है, पी बी की वैल्यू कितनी थी, पी नोट बी एक्स बी इनकी वैल्यू थी। तो नेक्स्ट देखिए आपके टोटल मोल फ्रैक्शन। अब टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है बच्चों, वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, वो 1 होता है। तो एक्स ए की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स बी हम इधर लेके जाएंगे तो आपका 1 माइनस एक्स बी यहाँ पर होता है, तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपके, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है P इक्वल टू, देखो बच्चों क्या है P, अब जो आपके एक्स ए की वैल्यू जो होगी हमें यहाँ रखनी है, क्योंकि हमने बताया था P इक्वल टू पी नोट ए, ठीक है, एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये था। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वहाँ एक्स ए की वैल्यू रखी है, तो 1 माइनस एक्स बी हमने इसको रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, कि जो पी ए जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और पी ए जो है आपका एक्स बी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो पी ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या होगा, पी नोट ए एक्स बी से मल्टीप्लाई होगा तो पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आगे जो है यहाँ पर जो कॉमन आएगा, पी नोट कॉमन जो आ रहा है आपके यहाँ पर एक्स बी कॉमन आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, एक्स बी कॉमन है, तो हमने एक्स बी कॉमन ले लिया। तो पी नोट ए माइनस एक्स बी ब्रैकेट पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ये इक्वेशन नंबर 4 आपकी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ पी नोट ए एंड पी नोट बी आर कांस्टेंट। किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी नोट ए और पी नोट बी की जो आपकी वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट होगी। सो द टोटल प्रेशर P ऑफ द सॉल्यूशन इज द लाइनर फंक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन एस ए एक्स ए और एक्स बी। तो ये मोल फ्रैक्शन जो, ये सॉल्यूशन इज द लाइनर फंक्शन, सॉल्यूशन कैसा होगा, आपके लाइनर फंक्शन होगा और इनकी जो मोल फ्रैक्शन होगा वो एक्स ए और एक्स बी होगा, ठीक है। इसका डायग्राम देख लीजिए, जैसे कि आपके वेपर प्रेशर जो होगा वो यहाँ से ऊपर से नीचे होगा, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन होगा वो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे आपके दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कोई सॉल्यूशन जो है हमारे पास में वो क्या है, पी नोट ए जो है ये क्या है, ज़्यादा वेपराइज होगा, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूशन ज़्यादा है, जबकि पी नोट बी पी नोट ए से कम क्या है, वोलेटाइल है। इसलिए ये जो हमें ग्राफ मिलेगा ये थोड़ा सा हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा तिरछा मिलता है, जिसके कारण पी नोट ए ऊपर उठा हुआ और पी नोट बी हमें नीचे उठा हुआ मिलता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर पी नोट बी की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है, कितनी होगी, पी बी इक्वल टू पी नोट बी और एक्स बी होगी, ठीक है। और पी नोट ए जो होगा वो पी बी इक्वल टू पी नोट ए और एक्स ए होगा। तो टोटल आपकी जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यहाँ पर ये सीधी लाइन हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से सीधी इक्वल लाइन हमें मिलती है इसके अंदर। तो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा तो एक्स बी की वैल्यू इधर जाओगे तो 0 लेफ्ट राइट हैंड साइड में, और एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती है तो ए यहाँ पर होता है।